देखिए राजेश, मेरा सवाल इतना सा है कि जब पूरी की पूरी वेस्ट से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एड आने की, मतलब सिविल एड आने की, राशन आने की, पेट्रोल आने की, किसी किस्म की, पूरे रेलवे पूरा सिस्टम फंक्शन कर रहा है। ये सिस्टम कहां तक फंक्शन कर रहा है? पोल्टोवा तक फंक्शन कर रहा है, निप्रो तक फंक्शन कर रहा है, क्योंकि कीव तक तो पूरा फंक्शन कर रहा है। ईस्ट में कहां तक ये फंक्शन कर रहा है पूरा जो ये सिस्टम है? क्योंकि उस पर काफी निर्भर करेगा कि आगे जो ईस्ट जिसकी जहां की आप बात करें, पूर्व की जो बात किए जा रहे हैं हम सब, उसमें कब तक मनोबल बना रहेगा जो यूक्रेनियन पब्लिक है। राजेश, देखिए अभी आपको एक चीज मैं बता दूं, जो फोकस रहा है मीडिया का, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, वो बड़े शहरों पर रहा है और सही रहा है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा हताहत हुए हैं। लेकिन जो छोटे एरियाज हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहां इतना ज्यादा फोकस ना इंटरनेशनल मीडिया गया है ना इंडियन मीडिया गया है। और उसका कारण यह भी है कि वहां तक एक्सेस नहीं है, वहां तक पहुंच पाना, वहां की खबर पता कर पाना बहुत मुश्किल है अपने आप में, तो ये जायज है। लेकिन वहां लड़ाई लगातार चल रही है और उन एरियाज में रेजिस्टेंस जो है यूक्रेन आर्मी का वो काफी वीक रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो दोनेत्स्क और लुगांस्क मिलिशिया हो, चाहे रेगुलर रशियन आर्मी हो, वो लगातार अपना एडवांस कर पाए हैं। और उन्होंने ये स्ट्रेटेजी रही है कि शहरों में ना घुसे वो और लगातार टेरिटरी को कब्जा करते रहें और वैल्यू टारगेट्स के ऊपर कब्जा करते रहें। जहां तक सप्लाईज का सवाल है, पश्चिमी यूक्रेन में इस वक्त कोई कमी नहीं है किसी चीज की। सप्लाईज नॉर्मली आ रही हैं, यूरोप से कनेक्टेड है, कीव में भी आ रही हैं, निप्रो में भी आ रही हैं। लेकिन जो एरिया साउंड हो गए, जैसे मरियापोल है, ज़पोरिज़िया है, ओडेसा है, इनमें मैं मानता हूं कि कुछ हद तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है यूक्रेनियन साइड से। हो सकता है रशियंस वहां अपनी तरफ से सप्लाई कर रहे हो ताकि पॉपुलेशन को अपनी जरूरत की चीजें मिल सकें। जी चित्रा जी, ठीक है। कीव से आपने कुछ तस्वीरें राजेश भेजी, अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद जलन कुलकर्णी के भी आपके लिए सवाल है। लेकिन उसके पहले क्या से क्या हो गया है यूक्रेन इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। आप देखिए, युद्ध से पहले जो टीवी टावर था, ये तस्वीर आपको कीव के दिखा रहे हैं, वो पहले कैसा था और बाद में रूसी हमले के बाद पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया गया है। ये कीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, युद्ध के पहले की स्थिति और युद्ध के बाद की स्थिति। देखिए इस वक्त एक जीता जागता शहर, उसके क्या हालात हो गए हैं तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कीव में पहले की स्थिति और उसके बाद में तबाही की स्थिति। ये कीव की दूसरी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहले और किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर दिया गया, मलबे में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा हिस्सा। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान कीव को पहुंचा है, जो राजधानी है। 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाली ये राजधानी। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तीसरी खार्किव की तस्वीर है। कीव के बाद अब खार्किव की तस्वीर देखिए। पहले और आज की स्थिति में कितना बड़ा फर्क है। पहले कतारों में गाड़ियां कितनी खूबसूरती से वहां पर पार्किंग में लगाई गई, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मुस्कुराती हुई इमारतें जो पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन अब देखिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है, नामो निशान ध्वस्त कर देने पर, मिटा देने पर रूस आमादा। लेकिन इन सब के बीच रूस ने आखिर इस तरह से कदम आगे बढ़ाया तो उसके अपने इंटरेस्ट थे, उसको लेकर वो भरोसा क्यों नहीं मिल पाया दूसरे देशों से, वो भी बड़ा सवाल है। युद्ध जिन परिस्थितियों में होता है, जब वो अपने आखिरी मकाम तक पहुंचता है तो तबाही के साथ कुछ भी छोड़ता नहीं, आपको बताते चले। लेकिन 12वें दिन के बाद अब ये पूरा का पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए क्या समाधान हो पाएगा, या भारत और तमाम जो दूसरे मुल्क है, चाहे वो भारत हो, फ्रांस हो या इन जैसे तमाम दूसरे मुल्क जो बीच बचाव करके कुछ रास्ता ऐसा निकाले कम से कम युद्ध से भयंकर तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर रोक लगाई जा सके। आप देखिए कीव पर वार पलटवार का दौर किस तरह से जारी है। अलग अलग हिस्सों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। न सिर्फ यूक्रेन के कीव की राजधानी की, बल्कि खार्किव की बात करें, दूसरे तमाम एरियाज की बात करें, हर जगह से तबाही का मंजर सामने आ रहा है जो अपने आप में बेहद बेचैन करता हुआ। इन सब के बीच दावे अपनी अपनी जगह किए जा रहे हैं। देखिए कीव पर वार किलेबंदी में जुटा हुआ यूक्रेन, भारी बमबारी हुई है, एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है, धुआं यूक्रेन का कई अहम हिस्सा चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है। रूसी फाइटर जेट तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। रूसी टुकड़ी हमने तबाह कर दी है, ये कहा है यूक्रेन ने। सड़कों पर यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं, रात भर वहीं बम बरसते हुए नजर आए। राजेश पवार कीव से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पल पल की खबर हर हिस्से से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी समय बिल्कुल नजदीक किस तरह से जोरदार धमाका हुआ है, उस वक्त की तस्वीरें देखिए।
देखिए, रूस कीव के इलाके में सिर्फ एक दिशा से आगे बढ़ रहा है और वो है उत्तरी दिशा। रूस सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में पूर्व से और दक्षिण से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त जो पूरा फोकस है रूसी फौजों का, रूसी कंसंट्रेशन का, वो नॉर्थ दिशा में है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। इस वक्त घमासान जारी है इरपिन में, जहां पूरी तरह से लड़ाई चल रही है इस वक्त, और ये लड़ाई पिछले 72 घंटे से चल रही है। पिछले 48 घंटे में काफी इंटेंस हो गई है, इसका लेवल बढ़ गया है और ये अभी तक रूसी सेना इरपिन पे पूरी तरह कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। रूसी टैंकों ने पूरे शहर को घेर रखा है, जो कि जंगली इलाका है, उधर काफी जंगल है उसके शहर के चारों तरफ, और रूसी शहर के अंदर, इरपिन शहर के अंदर रूसी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक इस वक्त घुसे हुए हैं और वहां एक अर्बन वॉरफेयर चल रहा है जो कि बहुत इन्फेंट्री के लिए बहुत घातक होता है और उसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। तो मुझे लगता है कि इरपिन को क्लियर करने में रूसी फौज को कम से कम 2 से 3 दिन और लगेंगे और जब तक इरपिन क्लियर नहीं होगा रूसी फौज का हमला कीव के ऊपर नहीं होगा। ओवर।